अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नजरीन, आज ज़मीर हैदर साहब की कुछ ज़ाती मसरूफियत के बायस प्रोग्राम की जिम्मेदारी जो है वो मुझ पर आन पड़ी है। नजरीन, आपको बताते चलें कि पिछले साल के आगाज में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत से दावे किए थे, बहुत से वादे किए थे, और उन तमाम वादों और दावों की अमली सूरत हाल, अमली मुआशी सूरत हाल जो है वो पिछले पूरे साल की सूरत में हम सब के सामने है। पहले 90 रोज में तब्दीली के वादे किए गए, इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि 1 साल तकरीबन लगेगा। अगले साल का इंतजार किया गया, 1 साल बाद कहा गया अगले साल कुछ बेहतरी देखने में आएगी। और अब जब हुकूमत का करीबन आखिरी साल चल रहा है, तो जिस तब्दीली का वादा किया गया था वो हमें कहीं नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, तब्दीली नजर आती है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सूरत में, जो कि मुसलसल तब्दीली होती नजर आ रही है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता आ रहा है और अशियाए खुरोनोश की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। रुपए की कदर जो है वो मुसलसल घटती जा रही है। ये वो तब्दीलियां हैं जो हमें इस वक्त नजर आ रही हैं। दिसंबर में महंगाई का तनासुब जो है वो 12.3% था। इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो देखने में आ रही है। और जब हुकूमत से इस तमाम सूरत हाल पर जवाब मांगा जाता है कि महंगाई क्यों है, आप जवाब दें, तो ये कहकर बात टाल दी जाती है कि महंगाई जो है वो पूरी दुनिया में है, आलमी सतह पर महंगाई है, इस वजह से पाकिस्तान में भी महंगाई है। और या फिर ये कह दिया जाता है कि किसी भी दूसरे मुल्क के साथ मवाजना करके कह दिया जाता है कि वहाँ के साथ आप कंपैरिजन करके देख लें कि पाकिस्तान में महंगाई किस हद तक कम है। और अभी भी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भारत के साथ कंपैरिजन किया है और उन्होंने कहा है कि भारत में पाकिस्तान की निस्बत महंगाई का इशू ज्यादा है और महंगाई है लेकिन दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में कम है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुश्किलात हैं, तस्लीम करता हूं, लेकिन आइंदा 5 माह में कीमतें जो हैं वो हमें कम होती नजर आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि जून तक हर माह पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होगा और IMF को भी इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है। और इस तरह पेट्रोल की कीमतें अगर जून तक देखी जाएं तो ये 165 से 170 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएंगी। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें जो हैं वो भी अवाम की उमंगों पर पूरा उतरती नजर नहीं आ रही हैं, नाकाम नजर आती हैं हुकूमत को टफ टाइम देने में। कभी लॉन्ग मार्च के वादे किए जाते हैं, धरने, एहतजाज, ये तमाम बातें, असल में ये तमाम बातें अवाम के मसाइल का हल नहीं है। अवाम तो ये चाहती है कि उनको रोटी, कपड़ा और जो उनका रोजगार है वो मुयसर हो, उनके लिए आसानी पैदा हो, अशियाए खुरोनोश की कीमतें उनकी पहुंच के अंदर हों। लेकिन अवाम ये समझती है कि अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में अपना किरदार, अपना मौसर किरदार जो है वो अदा करने में नाकाम है। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने में क्यों नाकाम नजर आ रही है? और 5 जनवरी को जो पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है, क्या लाहे अमल होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी उनकी? दूसरे मरहले के बलदियाती इंतखाबात होने वाले हैं जो कि 19 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। उनमें हुकूमत ने इस बार क्या तैयारी की है? नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत एक बार फिर बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। क्या हुकूमत को कोई खतरा नजर आ रहा है? कोई कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं डील या इस तरह की बातें बाज़ग्रस्त सुनाई दे रही है? क्या वजह है? पीपल्स पार्टी पर कुछ हलकों की तरफ से डील के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। किस हद तक इनमें सदाकत है? इन्हीं तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा PTI सईद बसरा साहब, जो कि इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन साहब और सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। उस्मान बसरा साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हुकूमत की तरफ से जो दिए गए बयानात हैं उनमें और हकीकत में हमें इतना तजाद क्यों नजर आता है? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कीमतें कम होंगी अगले 5 माह में, जबकि दूसरी तरफ IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो इस हद तक हम लेकर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात यह है कि मैं जो भी आपका इब्तदाइया था वो सुन रहा था तो मुझे हैरानगी हुई कि हुकूमत को तो आपने एक अजीम तरीन नाकामी से जोड़ ही दिया, लेकिन आपने कहा अपोजिशन भी नाकाम है। अब जब अपोजिशन भी नाकाम है, हुकूमत भी नाकाम है, तो पीछे तो हारिस नवाज साहब बचते हैं। इनको पूछ लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि हम जब एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, मैंने अवाम की सूरत हाल रखी है उस्मान सईद साहब, मैं पब्लिक की साइड से बोल रही हूँ। तो पब्लिक जो देख रही है, जो हम तक
पहुंच रहा है वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। जी मैं उज़मा बिल्कुल आपको कोई मैं टारगेट नहीं कर रहा, ना आप ऑफेंड हो जाइए। मैं तो आपको एक लाइटर नोट बता रहा हूँ, लाइटर नोट बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप जिस तब्दीली का जिसमें आपने कहा कि आपको बिल्कुल वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही, तो मैं 2-4 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने KP के बाद पंजाब के अंदर लॉन्च किया है आपका सेहत इंसाफ कार्ड। मुझे आप चले रीजन के अंदर एक मुल्क बता दें, इस रीजन के अंदर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बता दें जो पाकिस्तान की तरह की इकॉनमी रखता हो और अपने गरीब और नादार के साथ 10 लाख रुपए की फ्री इलाज की सहूलत दे के खड़ा हो। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि कल जब मैंने पढ़ा कि लाहौर के अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर डिवीजन के अंदर आप क्योंकि सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कर चुके हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, तो मेरी ये देख के हैरत गुम हो गई कि आप यकीन माने मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। हम जिंदगी में जिन हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाने का सोच नहीं सकते थे क्योंकि वो महंगे तरीन और जदीद तरीन हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल लाहौर के, वहाँ पे एक आम आदमी का, ये मैं आपको भी बता, आप भी वहाँ जाके इलाज करवा सकते हैं और मैं दावे से कह सकता हूँ कि फिरोजपुर रोड पे वाक़या उस हॉस्पिटल में लोग दाखिल नहीं हो सकते थे। और तब्दीली किसे कहते हैं? जब आपका एक आम आदमी, एक आम मजदूर, एक आम पिसा हुआ आदमी जब उस हॉस्पिटल के दरवाजे पे जाके सेहत इंसाफ कार्ड लेके 10 लाख रुपए का फ्री, जब रियासत उसके सर पे मां बनी चादर ओढ़े खड़ी होगी तो वो क्या महसूस करेगा? और तब्दीली किसे कहते हैं कि जब आपने दो नहीं एक पाकिस्तान के तस्वर को हकीकत का रंग दे दिया। और मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा कि जरा बताइए ना, इस रीजन के अंदर बड़ी हमें रोज टीवी पे सुना जाता है, अपोजिशन बताती है भारत आगे निकल गया, बांग्लादेश तो पकड़ा ही नहीं जा रहा। मुझे एक मुल्क बताइए जिसमें सेहत इंसाफ कार्ड जैसी ब्लेसिंग हुकूमत अपने आम आदमी को, गरीब आदमी को, मतवसत आदमी को दे रही है। आप कभी वो ढूंढ के नहीं ला सकते। उसके बाद किया गया है, ठीक है, समझ आती है मुझे, लेकिन मुझे जरा एक चीज क्लियर कर दें कि क्या इनमें ये जो 7 लाख या 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं इसकी मद में, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये OPD इसके अंदर शामिल है? देखिए मसला ये है कि इसके अंदर एक लंबी लिस्ट है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे पास तो वो लिस्ट भी है जो मैं आपके प्रोड्यूसर को दे सकता हूं। जरा आप चलाइए। इसके अंदर कैंसर, आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दें कि OPD पेशेंट्स जो हैं वो इनमें शामिल हैं, मतलब जो आउटडोर पेशेंट्स जाते हैं ये भी इसमें इंक्लूड है? नहीं, आउटडोर पेशेंट तो शामिल इसलिए नहीं है ना कि जो एक पेशेंट जा रहा है अपने इलाज की तशखीस के पास इनिशियली, ये ऑपरेशन चार्जेस और जो आपकी अदवाइयात हैं, और जब आपका इलाज शुरू हो जाएगा उसके लिए ये है कि 90% आबादी, 90% जो पेशेंट्स हैं वो इससे निकल जाते हैं। नहीं, किस तरह निकल जाते हैं? देखिए ना, अगर मैं किसी इलाज, देखिए यही तो मसला है ना जी, आउटडोर पेशेंट्स, देखिए मेरी बात, देखिए OPDs की जहां तक बात है, आप जब जाते हैं तशखीस के लिए, अगर मैं फर्ज करें अभी बीमारी की हालत में बैठा हूं, मुझे बुखार है और मैं कुछ इनिशियली जाके तशखीस के लिए जाऊंगा तो OPD में जाऊंगा ना, तो मुझे अगर तशखीस बीमारी की होगी तो भी मैं पैसे इस्तेमाल करूंगा ना, जो मुझे जिसके मुस्तफीद होने के लिए मुझे ये कहा गया है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं बीमार भी नहीं हूं, OPD में गया हूं, डॉक्टर कह रहा है आप तो ठीक हैं, मैं कहूं लेकिन मुझे तो 10 लाख क्लेम कीजिए। ज्यादातर पेशेंट्स बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं उस्मान से, तो यही मैं कह रहा हूं जी, जब वो चले जाएंगे नहीं है तो कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा उस्मा, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, जब जाएंगे तो बीमार होंगे तो जाएंगे और यही तो मैं आपको बता रहा हूं, रकम दरकार होगी, पहली दफा भी जाएंगे तो उनको रकम दरकार होगी। यही तो मैं बता रहा हूं, 90% तो इसी तरह निकल गए। कैसे निकल गए? लोग रह जाते हैं कि जिन्हें एडमिशन कैसे निकल गए? आप सुनिए तो सही जरा, आपने तो सारा वो एक हमारा कॉन्सेप्ट को हवा में तहलील कर दिया है। जब आप जाते हैं और आपने कहा कि मैं एक हॉस्पिटल में गया हूं और आप तशखीस के लिए चले गए, आपका तशखीस होगी, इलाज शुरू हो गया, तो आप कैसे निकल गए? वैसे तो कोई नहीं जाता, अगर कोई बीमार नहीं है तो OPD में जाएगा क्या लेने के लिए? OPD में वही जाएगा ना जो बीमार है, और तशखीस के बाद उसका इलाज होगा, उस इलाज के लिए उसको 10 लाख रुपए रियासत दे रही है। और इससे बेहतर क्या किया जा सकता है? इससे भी आगे बढ़िए, इससे भी आगे बढ़िए। देखिए मैं कह रहा हूं मेरी हुकूमत ने बेहतरीन काम किया, आप नहीं मानेंगे ना, आप तज्जिया कर रहे हैं उसके ऊपर, अपोजिशन नहीं मानेगी। क्या इकोनॉमिस्ट एक इंडिपेंडेंट एक चीज है कि नहीं? इकोनॉमिस्ट एक इंडिपेंडेंट इदारा है कि नहीं? पाकिस्तान से तो कोई ताल्लुक नहीं है। इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जब आप काम करें हम बिल्कुल मानेंगे। जरा मेरी बात ठीक है, हमारे साथ बैरिस्टर आमिर साहब भी मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं। उस्मा एक लाइन मेरी ले लीजिए, उस्मा एक लाइन ले लीजिए ताकि जरा आसानी रहेगी। मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिस्ट ना पीपल्स पार्टी का है, ना नून का है, ना मुस्लिम लीग PTI का है। इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि दुनिया के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल आफ्टर द कोरोना में जो सबसे बेहतरीन जिस मुल्क ने काम किया है दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान है। आप मुझे बताइए कि आपके पाकिस्तान और आपकी हुकूमत की तारीफ तो इकोनॉमिस्ट जैसा बड़े इदारे कर रहे हैं, तो वो तो किसी के सियासी इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं है। तो अच्छी बात भी लोगों के सामने रखनी चाहिए। दुनिया के अंदर बहुत सी हालात अगर ठीक हो गया उस्मान सईद साहब, आपका पॉइंट आ गया।
شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بیرسٹر عامر حسن صاحب, عوام آپ سے بھی شکایات کرتی نظر آ رہی ہے اور عوام یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. دیکھیں جی, پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی, لیکن ہم نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے جو اپوزیشن کی بڑی جماعت کو کرنا چاہیے. اور آج بھی دیکھیں پچھلے 3.5 سال کے اندر عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں, اگر انہیں کوئی اٹھا رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. ہم تو یہ نہیں ہے کہ کبھی خاموش ہو جائیں, کبھی میوٹ ہو جائیں. جب ہمارا دل کرے تو ہم آ کے عوام کے ترانے گانا شروع کر دیں, دل کریں تو خاموش ہو جائیں اور ڈیل کی راہیں تلاش کریں. ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے دن سے. جب یہ حکومت بنی تھی تو چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ بھلے یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اگر آپ عوام کے مسائل کو حل کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور دیکھیں صاحب, کیا کر سکتی ہے اپوزیشن؟ اپوزیشن یہی کر سکتی ہے جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو یکجا کیا. ہم نے ان کی اتحادی جماعت اور مینگل صاحب کو ان سے علیحدہ کیا. دوسری اتحادی جماعتوں تک ہم نے یہ پیغام رکھا کہ اس حکومت نے عوام کا جینا دوبر کر دیا, آپ عوام کے ساتھ کس طرح جائیں گے؟ اور ہمارے ان اقدامات کی وجہ سے یہ حکومت تمام ضمنی الیکشن ہاری, سینٹ کے اندر ہاری اور اپنے صوبے میں بلدیاتی الیکشن ہاری ہے. تو یہی اپوزیشن کر سکتی ہے. اس سے زیادہ اگر آپ وہ توقع رکھتے ہیں جو بطور عمران خان اپوزیشن کے کرتے رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی نہیں کرتی. نہ ہم دھرنوں سے حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں, نہ جتھے بنا کے ختم کرنا چاہتے ہیں, نہ امپائر کی انگلی پہ چلنا چاہتے ہیں, نہ ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تمام اداروں کو بند کرنا چاہتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کرے گی نہیں, نہ کبھی کیا ہے, نہ ہماری تاریخ ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں حکومتی پرفارمنس کو کوئی اکانومسٹ جج نہیں کرے گا کہ جی اکانومسٹ میں رپورٹ آ گئی تو حکومت بڑی اچھی ہو گئی. نہ بھائی نہ, حکومتی کارکردگی کو جج کریں گے عوام. اور یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیے عوام کے درمیان جائیے. بالکل میں بھی نہیں جج کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتی, کوئی حکومتی نمائندہ بھی نہیں کر سکتا. عوام میں چلیں, عوام جج کر رہے ہیں اپنے فیصلوں کے اندر ووٹوں کے ذریعے, اور انہیں صلواتیں سنا کے جس طرح جھولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں, کیونکہ آج لوگ بدترین مہنگائی, بدترین بے روزگاری اور بدترین غربت کا سامنا کر رہے ہیں. اور دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اپنی ناکامیوں کو اپنی کامیابیاں گنوانے لگیں. یہ ناکامی ہے پاکستان کے اندر. یہ جو صحت کارڈ کا ڈرامہ اور تماشا لگایا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز کا رخ کریں. حکومت سرکاری ہسپتالوں سے ہاتھ اٹھا رہی ہے. حکومت کا یہ کام نہیں کہ سارا پیسہ حکومت کا جو بجٹ ہے صحت کا, وہ ایک مافیا جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی جیب میں ڈال دیا جائے. حکومت کا کام ہوتا ہے اچھے ہاسپٹلز بنانا, جیسے ہم نے سندھ میں NICVD اور اچھے ہاسپٹلز بنا کے دکھائے ہیں. PTI اپنے 10 سال KPK میں اور پچھلے 3.5 سال میں ایک ہاسپٹل کا نام لیں جو انہوں نے بنایا ہے. پیپلز پارٹی نے درجنوں کے حساب سے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر NICVD بنایا ہے, دل کا ہاسپٹل. پنجاب جیسے صوبے میں جسے بڑا ترقی والا صوبہ کہا جاتا ہے, دل کا ایک ہاسپٹل تھا, دوسرا کام کر رہا ہے. ہم نے سندھ کے اندر ان سالوں میں درجنوں کی تعداد میں NICVD, اور دنیا حیران ہے ان سے. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپیہ ہوگا. ارے بھائی, اگر آپ یہ جو مہنگا علاج ہے کینسر کا, اس میں لاکھوں روپے لگتے ہیں, وہ تو ایک دن میں بس ہو. یہ کووڈ میں اگر کوئی سیریس پیشنٹ ہو جائے تو 10 لاکھ تو 2 دنوں میں اڑ جاتے ہیں. کون سی بیماری کے علاج کے لیے آپ نے پیسے دے دیے؟ اور آپ نے یہ کیا کہ جو 90%, 95% پیشنٹس ہیں انہیں تو کچھ نہیں دینا. اور ہوگا کیا؟ جس غریب کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں جا رہی, اسے 10 لاکھ کا کارڈ دیا ہے, اسے یہ مافیا صحت والے جو بڑے بڑے ڈاکو ہاسپٹلز ہیں وہ کہیں گے ادھر آؤ, جھوٹی رپورٹیں تیار کرواؤ, ہم دیتے ہیں 10 میں سے 2 لاکھ تم لو, 8 لاکھ وہ کمائیں گے. یہ پاکستان ہے. اور ایک اور مافیا انہوں نے تیار کر دیا ہے, جنہوں نے پہلے شوگر مافیا, آٹا مافیا, آئل مافیا, اور یہ جو آپ کا پراپرٹی کا مافیا, اب یہ پرائیویٹ ہاسپٹل آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. عثمان سعید صاحب
میں عظما صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے میرے بھائی نے کس قدر دیکھیے زبان کا استعمال ہر دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، اچھائی کے لیے بھی اور کیٹاسٹرافک روڈ میپ کے اوپر بھی. وہ کس طرح سے ایک عام آدمی کو اگر حکومت، انہوں نے سندھ کے اندر آج 14 سال سے مسلسل حکومت کے اندر ہیں، کسی ایک آدمی کے سر پہ یہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اکانومسٹ فیصلہ نہیں کرے گا. تو چلیں پاکستان کے عدالتوں سے پوچھ لیتے ہیں، پاکستان کے معزز جج صاحبان نے وہ ہوں سندھ ہائی کورٹ کے یا مرکزی یہاں پہ ہمارے سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ سندھ کے اندر سرے سے کوئی حکومت ہی قائم نہیں ہے. یہ فیصلہ بہتر ہے، یہ کمنٹس بہتر ہیں. اور یہ ایک یہاں پہ ہماری معزز سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے. او بھائی جان یہاں پہ تنقید نہ کریں، آپ بتائیں 14 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ کتے کاٹے کی ویکسین وہاں میسر نہیں ہے، آج بھی بھوک اور افلاس کا راج ہے اندرون سندھ کے اندر، کوئی انفراسٹرکچر سرے سے نہیں ہے، کوئی تعلیمی نظام نہیں ہے، جہاں سکول ہیں وہاں اساتذہ نہیں، جہاں اساتذہ ہیں وہاں بچے نہیں ہیں، جہاں دونوں ہیں وہاں عمارت نہیں ہے. تو میرے بھائی اپنا بات، آپ اس سے بڑی کوئی آپ دیکھیں کہ سیاسی طور پہ ایک فکری بدحالی ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے اکانومی جیسے ایک بڑے بڑے ادارے کی، پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا اور وہ میرے بھائی اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں 10 لاکھ روپیہ ایک عام آدمی کی صحت کی بحالی کے لیے، اس کی مشکل حالات کے لیے حکومت رکھ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو مافیا کھا جائے گا. عثمان سعید صاحب یہ تمام فیصلے جو ہے یہ اصل میں تو عوام نے کرنے ہیں نا. ابھی آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں بلا شبہ یہ بلتستان نے فیصلہ کیا، عوام کا فیصلہ ہی تھا نا جی. پچھلے 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، عوام اگلے الیکشن میں ان کا فیصلہ سنا دیں گے. ابھی جیسے خیبر پختونخوا میں الیکشنز ہوئے تو صورتحال ہمارے سامنے ہے. ابھی پہلے مرحلے کے جتنے بھی انتخابات تھے اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے، عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اصل میں فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. بریگیڈیئر صاحب جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ اس بار یہ کہہ رہے ہیں، عثمان سعید صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. ابھی بریگیڈیئر صاحب سے میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، شوکت ترین صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار IMF جو ہے وہ ہمیں بہت سختی سے دیکھ رہا ہے. جیو پولیٹیکل صورتحال جو ہے وہ چونکہ بدلی ہے اور اس کے بعد سے صورتحال اور طرح سے ہو گئی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ IMF اور طرح سے، امریکہ کا دباؤ ہے اور اس لیے امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے IMF ہمیں سختی سے ڈیل کر رہا ہے. لیکن جیو پولیٹیکل صورتحال تو جو ہے وہ چند ماہ پہلے بدلی ہے. IMF پروگرام جو ہے وہ جیسے ہی حکومت آئی ہے اس کے بعد کا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جب حکومت ڈیل کر رہی تھی تو اس کے درمیان میں کچھ نیگوشیشنز جو تھیں ان میں کہیں مسئلہ خراب ہوا ہے اور اس کی وجہ سے IMF اتنا دباؤ کا شکار کر رہا ہے پاکستان کو؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جیو پولیٹیکل بالکل پریشر ہے. امریکنز نے ہی IMF ورلڈ بینک کو کہا کہ ان کو ٹف نیگوسیشن کریں سو دیٹ دے کم ٹو ٹرمز جس میں اکنامک سچویشن اور پاکستان کی خراب ہو. اور یہ ظاہر ہے کہ ایوری باڈی گینگڈ اپ اگینسٹ عمران خان. لیٹ بی ویری کلیئر، دے ڈونٹ وانٹ US ڈزنٹ وانٹ، یورپ ڈزنٹ وانٹ. ہمارا اپنا مافیا پورا اکٹھا ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب مل کے چاہتے ہیں کہ ایک آنےسٹ آدمی کو واقعی پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے. اور بیکاز he can do something for Pakistan, he is trying his best despite all the odds what is happening around. بات یہ کہ ڈیفینیٹلی ایک PTA گورنمنٹ کی پرابلم یہ ہے تھوڑی سی کہ انہوں نے نیگوشیشن اچھی نہیں کی ہے. اور پھر $1 بلین کے لیے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ اتنا زیادہ کیوں پینک ہوئے ہیں کہ ان کی ہر شرائط کو منظور کر رہے ہیں. ان کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ ہیں جس سے PTA گورنمنٹ کو کولوسل لاس ہو اور جس کی وجہ سے ان کو اگلے الیکشن میں سیٹ بیک ہو. یہ تو دے شوڈ ہیو انڈرسٹوڈ دس تھنگ. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو منی بل لے کر آ رہے ہیں 347 بلین روپیز کا، یہ کافی پرابلمٹک ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایسی کنڈیشن یو ہیو ٹو گو اینڈ ٹیل دم کہ ہم ود ان آر مینز وی ول مینج، وی ہیو ٹو گیو ریٹرن. ہم ڈیولپمنٹ فنڈز کام کر لیں گے لیکن وی ڈونٹ کہ ہم پیٹرول کی جو قیمت ہے 6 مہینے بڑھاتے رہیں گے. آبویسلی اس سے ہر چیز کو افیکٹ ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں 3-4 چیزیں بہت اہم ہے جو وی مسٹ نو. اس وقت دنیا میں آئل پرائس ڈبل ہو گئی ہے. نمبر 2، ایڈیبل آئل جو خوردنی تیل ہے وہ بھی ڈبل سے ٹرپل ہو گیا، پرائس ہو گئی. پھر اس کے بعد اسٹیل کی قیمت دیکھیں وہ بھی ڈبل سے زیادہ ہو گئی. اور لاسٹ سے کول کی قیمت بڑھ گئی جس کی وجہ سے اوور آل ہمارے ملک میں مہنگائی آئی ہے. اور یہ اوور آل ورلڈ میں گئی ہے لیکن ہمارے ملک میں ظاہر ہے. اور پرچیزنگ پاور ہمارے لوگوں کی کم ہے. جو ہم اگزامپل دیتے ہیں نا یورپ کی کہیں کی بھی، بریگیڈیئر صاحب یہی مہنگائی کی لہر 2008 میں بھی آئی تھی. یہی عالمی مہنگائی کی جو لہر ہے یہ 2008 میں بھی آئی تھی لیکن اس قدر خراب صورتحال نہیں تھی. عوام اس قدر اس کی وجہ یہ ہے پہلی حکومتیں یہ لیتی لون لیتے تھے اور وہ لا کے سارا سبسڈیز میں پیسہ لیتے تھے اور یہی کاپ پہ قرضہ چڑھ گیا.
डू यू नो, मुझे पीटीआई की गवर्नमेंट एक शिकायत है कि दे डोंट कम्युनिकेट टू द पीपल कि व्हाट दे हैव डन फॉर द पीपल। अब $40 बिलियन का इन्होंने लोन उतारा है, $40 बिलियन। आउट ऑफ दैट 19 बिलियन का इन्होंने लोन उतारा है, $7 बिलियन का इन्होंने सूद उतारा है, $5-6 बिलियन इन्होंने स्टेटमेंट वो रखे हैं अपने उसके लिए, लोन उतारने के लिए डबल कर्जे ले लिए हैं ब्रिगेडियर साहब। लोन, एक तरफ लोन उतारने की बातें हो रही हैं, लोन उतारा भी जा रहा है, लेकिन उससे डबल कर्जे लिए जा रहे हैं, फिर क्या फायदा? देखें ये लैंड कहाँ करेंगे, फिर सब्सिडीज आप लेते रहे, लोन और बढ़ाते जाए, तो लोन भी तो $40 बिलियन उतर गया ना आपका। तो ये देखने की बात है, ये चीजें हमें समझनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपके हर बात में अवाम को कड़वा घूंट थोड़ा सा पीना पड़ेगा। वी आर ऑल्सो अफेक्टेड इन दिस। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए, पाकिस्तान को कॉमोडिटी नेशन में खड़ा करने के लिए, एज ए सॉवरेन न्यूक्लियर कंट्री बिहेव करने के लिए, ब्रिगेडियर साहब का मौक़िफ़ ये है कि अवाम को कड़वा घूंट पीना चाहिए और अभी जो है वो सब्र से पीते रहें और घबराना नहीं है। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब से बात हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि आलमी महंगाई है और आवाम को ये थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, आवाम को ये कड़वा घूंट जो है वो भरना पड़ेगा। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जो हुकूमत है वो तो महंगाई पर कुछ तवज्जो नहीं देती नज़र आ रही, हमें महंगाई जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है और ब्रिगेडियर साहब भी हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है वो आप ज़रा कड़वा घूंट पीने का हौसला रखें। तो आप क्या 5 जनवरी को जो पीपल्स पार्टी बाहर निकल रही है, एहतजाज और जलसे जुलूस करने जा रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी का क्या लाया अमल है इसमें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ पिछले चंद महीनों के अंदर पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज कर रही है और इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही चेयरमैन साहब ने कहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के इशू पे और अवाम के दूसरे मसाइल पे उनके साथ खड़ी है, क्योंकि वो एक अवामी जमात है और हम जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा अगर कुछ मामलात हों भी तो बोझ अवाम पे नहीं डाला जाता। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 2008 में एक रिसेशन था पूरी दुनिया में और इतना रिसेशन तारीख में कभी नहीं हुआ उसके, और पाकिस्तान के अंदर बदतरीन फ्लड्स थे, लेकिन उसके बावजूद जो आम आवाम है उनके लिए बेहतरी की गई, तनख्वाहों में इजाफा किया गया, रोजगार के मौके पैदा किए गए, लोगों को सब्सिडीज दी गई और ये लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। उस वक्त आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत थी आज भी उतनी नहीं है, लेकिन हमने अवाम तक वो नहीं पहुंचने दी। अब वजह ये है कि 2 हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, तो जरा मुझे मौका दें, आपने पहले भी उन्हें ज्यादा मौका दिया ताकि मैं बात कर सकूं। देखें, हारिस साहब को बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा ही अच्छा लगता था फरूख सलीम साहब को, शबर रजा साहब को बाहर से, लेकिन जब वो हुकूमतों के अंदर गए, FBR के बने, कोई तर्जुमान बना इनका इकोनॉमिक अफेयर्स का, तो वो आजकल वो क्या सुनाते हैं जरा उनसे सुन लें। वो बताते हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। तो ये हारिस साहब तो ना इतना इकोनॉमी को समझते हैं, मेरे ख्याल से दिफाई तज्जिया निगार हैं, तो इन्हें तो नहीं पता इकोनॉमी क्या है। लेकिन जो समझता था, जिसे इन्होंने FBR का चेयरमैन लगाया है, वो कहता है कि इमरान खान ने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया है। ये स्टेटमेंट है 2 दिन पहले की। फरूख सलीम साहब से भी पूछें कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं। पता नहीं हारिस साहब को कौन सा ऐसा इनकी खूबसूरती नजर आ गई है जिससे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये इसी तरह जनरल मुशर्रफ को बहुत ईमानदार कहा करते थे, जनरल जिया को बहुत ईमानदार कहा करते थे, जनरल याहिया को बड़ा ईमानदार कहा करते थे, जनरल अयूब को बड़ा ईमानदार कहा करते थे। यही इनका काम है कि जितने डिक्टेटर्स और डिक्टेटर्स के पैदावार हैं उन्हें ईमानदार कहें, और अवामी रहनुमाओं को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये नैब के जरिए बदनाम करते हैं और पिग्मीज को ये लीडर बनाते हैं, उन्हें नर्चर करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। अब चलते हैं जो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की बड़ी बातें की। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध नहीं, वफाकी हुकूमत के बारे में सही। बैरिस्टर साहब, आपने जो
आपके पॉइंट को ही मैं आगे रखूंगी उस्मान सईद साहब के पास। उस्मान सईद साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की बैरिस्टर आमिर साहब ने। उन्होंने कहा कि जब हमारा 2008 में जब हमारा दौर था और महंगाई बढ़ी थी तो हमने कुछ स्टेप्स लिए थे, कुछ इकदाम किए थे, तनख्वाहें बढ़ाई थी और 100% तकरीबन तनख्वाहों में इजाफा किया गया था, रोजगार के मौके फराहम किए थे, सब्सिडीज दी गई थी हुकूमत की तरफ से। तो हमारी जो अभी आपकी मौजूदा हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, ये इस सिलसिले में क्या कर रही है? अच्छा, मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, एक आप बड़ा अच्छा कर रही हैं कि जब भी आमिर साहब अपनी तकरीर फरमाते हैं तो आप उनको इंटरप्ट नहीं करती, और जब मैं बात करना शुरू करता हूं तो आप मुझे उसके अंदर लुकमा देती हैं। सिर्फ मेरी आप बात सुन लीजिएगा ज़रा, मैं लॉजिक के साथ बात करना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में आमिर साहब जो हैं वो आप हुकूमत में है ना, आप जरा ज्यादा जवाब दें एक्चुअली जी। अच्छा, आमिर साहब जो है ना जी, वो एक रटी रटाई तोता मैना की कहानी आके पढ़ देते हैं। अगर इनको यही मालूम नहीं कि पूरी दुनिया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस से गुजर रही है जो दुनिया की जिंदा तारीख में कभी उनको फेस ही नहीं करने पड़े, कोविड के मामला। दुनिया पूरी सटपटा रही है कि कोविड जैसा मामला जिसने दुनिया की तमाम इकोनॉमीज़ को, वो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राज़ील हो, ब्राज़ील से लेकर पाकिस्तान हो और मोज़म्बिक हो, तमाम इकोनॉमीज़ को शेक कर दिया है। बहुत से मुल्क जो हैं वो इकोनॉमिक रिसेशन नाम की एक वर्ड्स की आगे की हालत से गुजर रहे हैं। अगर इनको यही मालूम नहीं है कि 2008 का और आज 2022 का तकाबुल बनता नहीं है बिकॉज ऑफ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली हालात जो कोरोना की वजह से हैं, तो मैं इनका क्या जवाब दूं? जिस आदमी को ये बेसिक का नहीं पता कि वो इस बहस में मैं क्या उनके साथ उलझूं, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इनको याद करवाएं। इनकी नेस्टोल्जिया के मरीज लगता है हो गए, इनको भूल गया है, इनको याद नहीं कि 14 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। इनसे सिर्फ ये पूछ दीजिए कि तकरीरें छोड़ दें। पंजाब के अंदर 10 किलो के आटे का थैला, जो आखिरी हमारा ज़िला है पंजाब का सादिकाबाद जो है तहसील है, वहाँ पे तो बिक रहा है एक कीमत के ऊपर, और कराची में बिक रहा है वो 450 रुपये उस कीमत से ज़्यादा। तो इन्होंने क्या तीर मारा है, ज़रा अपनी परफॉर्मेंस बताएं। इनकी हुकूमत है एक सूबे के अंदर, उस सूबे के अंदर जिसमें ये 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर का डंडोरा पीटते हैं, वो सूबा जो इनके रहमो करम पे पिछले 14 साल के अंदर है, ये बताएं। अगर इकोनॉमी के साथ ये इंडिपेंडेंट है, तालीम में इंडिपेंडेंट है, सेहत में इंडिपेंडेंट है, एक फॉरेन रिलेशन हमारे पास है ना जी, उस पर सवाल उठाएं। पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं बनता टीवी के ऊपर बैठ के मरकजी हुकूमत पे तनकीद करने का। ये कहें असल बात यह है कि हुकूमत के नुमाइंदे आकर ऑपोजिशन को ब्लेम कर देंगे, ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत को ब्लेम कर देगी। उस्मा, मेरी बात सुनिए ना जी, मैं तो आपको लॉजिक से बात बता रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं कि होना ये चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए कि ओ भाईजान, आप जो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, इमरान खान आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा जी, बहुत बुरा हुक्मरान है। आप बताइए कि आपने 14 साल के अंदर वहां क्या किया? कुत्ते काटे की वैक्सीन ले आए? नहीं लेके आए। म्यारे तालीम ऊपर ले गए? नहीं लेके गए। पूरे पाकिस्तान के इदारे इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के मोहज़्ज़ जैसा बान तो आप पे तनकीद कर रहे हैं। मैंने उनसे यही बात की है कि बीइंग एन ऑपोजिशन, इस वक्त उनके पास जो होता है वो ऑपोजिशन का है। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो ऑपोजिशन के तौर पर वो क्यों नाकाम है, मैं उनसे ये सवाल कर रही हूं। लेकिन बात ये है कि आप लोग अपने अपने जो अमाल हैं, जो आप इकदामात कर रहे हैं आवाम के लिए, उसके जवाब दें। तो आप मुझे, मेरा सवाल ये था, सादा सा सवाल था कि इस दफा जब महंगाई हुई है तो हुकूमत की तरफ से क्या इकदामात किए हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए? देखिए उस्मा, आवाम को जो रिलीफ हमने दिया, पाकिस्तान ही नहीं, तीसरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो नकद पैसे की सूरत में, जो कैश की सूरत में आपके वजीर आज़म खड़े हुए 290 अरब रुपया कैश तकसीम किया है पाकिस्तान के लोअर जो तबका था जो कोविड से हिट हुआ, और उसमें से सबसे ज्यादा जो लोगों को हमने इमदाद की है वो सिंध के अंदर की है। ये है पाकिस्तान की हुकूमत का किरदार जिसको इमरान खान लीड कर रहे हैं। और इनकी हुकूमत का किरदार ये है कि सेहत इंसाफ कार्ड जैसी सहूलत जिसको पूरा पाकिस्तान इमरान खान और हमारी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहा है कि हुकूमत जो रियासत है वो वाकई माँ की तरह खड़ी है। सिंध की हुकूमत ने डिनाई कर दी है कि हम सिंध के लोगों को जो सिंध का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होल्ड करते हैं, सेहत इंसाफ कार्ड नहीं दिलवा रहे, ये कॉपरेट नहीं कर रहे। ये इनका किरदार है। दूसरी बात यह है कि आप देखें मालियाती खसारा हो 20 अरब का, किसने कम किया? जीरो से प्लस में कौन लेके गया? आपका इमरान खान लेके गया। आज आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं आज 27% राइस के ऊपर खड़ी हैं, कौन लीड कर रहा है? इमरान खान लीड कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के बाद दुनिया की मुआशत सुकड़ रही है, सिर्फ 2 मुआशत जो है उसकी एंटीसिपेशन पॉजिटिव के अंदर। ठीक, उस्मान सईद साहब आपका पॉइंट आ गया, वक्त कम है। ब्रिगेडियर साहब, नवाज शरीफ की वतन वापसी की कुछ बातें हैं, बाज़गश्त सुनाई दे रही है, हुकूमत की तरफ से बयानबाजी भी मुसलसल की जा रही है। क्या आप समझते हैं
हैं कि हुकूमत को कोई खतरा दिखाई दे रहा है, इस वजह से इतनी बयानबाजी शुरू हो गई है? क्या वजह है? नहीं देखें, ये नहीं है, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि लेकर आए। देखें, एक आपने एफिडेविट दिया, हाई कोर्ट ने आपको अलाउ किया, शहबाज शरीफ ने दिया, उसके बीमारी के बाद नामों को ट्रीटमेंट किया है। आज तक जो प्लेटलेट्स होते थे कि इतने 100 रह गए हैं, वो भी कोई खबर नहीं है, देश वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो आई थिंक चलें, वो मैं आई वुड ब्लेम पीटीआई गवर्नमेंट पंजाब की कि उनकी कमजोरी थी कि वो हुडविंग करके जैसे भी गए बाहर चले गए। दिस शोज द वीकनेस ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट कि उन्होंने अपना प्रॉपर तरीके से बोर्ड जो थे मे भी उनके कंट्रोल में थे पुरानी गवर्नमेंट के, उन्होंने अपनी मर्जी के करवा लिए। लेकिन अब इनका काम है कि दे शुड इंश्योर कि ही इज ब्रॉट बैक। बड़े मजे से वहां बैठ के वो फौज के खिलाफ भी बात करते हैं, पीटीआई के मुतालिक भी बात करते हैं। दुश्मन का जो नैरेटिव है हमारे इंडियन चैनल का, वही नैरेटिव लेके इनएडवर्टेंटली आई वुड से कि वो बात करते हैं कि फौज और अवाम को दूर कर दो, फौज को कमजोर कर दो। एंड आई अप्रिशिएट पीपल्स पार्टी के अंदर के पीपल्स पार्टी इज नॉट पार्ट ऑफ इट। पीडीएम भी उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज पीटीआई लेकिन नवाज शरीफ को गए हुए भी तो महीनों गुजर गए ना, लेकिन कुछ महीने खामोशी रहती है, कुछ महीने बयानबाजी फिर शुरू हो जाती है। तो नहीं, ये गलत है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं कि दोबारा से बयानबाजी कुछ अर्से बाद दोबारा शुरू हो जाती है? कोई मुहर्रिकात नहीं है, कोई किसी की तरफ उनको सपोर्ट नहीं है। आई एम श्योर कि इमरान खान अगर कहीं भी इनसे कोई डील करते हैं, इनकी करते हैं, तो ये ग्राफ इनका टोटली बिल्कुल डाउन चला जाएगा, जो रास्ता है वो भी तबाह हो जाएगा। आई एम श्योर कि विल नॉट डू इट, और मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है। एक कहीं ना कहीं तो प्रेसिडेंट सेट करें। और देखें, पीटीआई की बात ये, मैं वो बात करूं, पीटीआई जो है वो अभी इससे डिले चाहती है। दे वांट टू गो एंड डू समथिंग इन पंजाब। वो वहां पर 15-20 सीटें निकालना चाहते हैं। आई एम श्योर कि बैरिस्टर आमिर जो मेरे से मुत्तफिक होंगे, दे अभी बिलावल भुट्टो, दे वांट टू गो एंड एस्टैब्लिश, दे वांट टू बिकम मोर रेलेवेंट इन पंजाब। वो दे वांट टू गो टू नेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन नवाज शरीफ को वापस जरूर लाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का लिटमस टेस्ट है। जो लूटा हुआ पैसा सही, नवाज शरीफ को वापस जरूर लाना चाहिए। सही ब्रिगेडियर साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से जो है वो उस्मान सईद बसरा साहब का पॉइंट भी मैं लूंगी कि नवाज शरीफ की वापसी पर इस कदर बयानबाजी क्यों है, क्या मुहर्रिकात हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नजरीन, मैं उस्मान सईद बसरा साहब की तरफ जाना चाह रही थी नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल पर, लेकिन बैरिस्टर आमिर साहब कुछ अपना मौक़िफ़ देना चाह रहे थे। बैरिस्टर आमिर साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे थे उस्मान सईद साहब के जवाब में। देखिए, उनके जवाब में कौन कुछ, वो तो बड़े ही क्या कहने हैं उनके। देखिए, हुकूमती जितने नुमाइंदे हैं ये बदजुबानी में माहिर हैं और झूठ की मशीनें हैं। इनके अंदर जो भी डालेंगे झूठ, वैसे फर बोलेंगे। इतनी चर्ब जुबानी जितनी ये करते हैं, इतना अच्छा काम कर लेते तो मुल्क के ये हालात ना होते। इन्हें सिंध की बड़ी हुकूमत है भाई, हमें ये कहते हैं अपोजिशन ना करें क्योंकि आपकी सिंध हुकूमत है। आपकी केपी की हुकूमत थी तो आप तो अपोजिशन में तुरम खान बने हुए थे, आप तो रोज निकले होते थे, उस वक्त तो नहीं बताते थे। मैंने इनसे सवाल किया कि एक भी हॉस्पिटल बताएं जो इन्होंने पिछले 10 साल में केपी के में बनाए हैं। मैं दर्जनों के नाम गिनवा चुका हूँ। अभी भी ये कहते हैं हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है। एजुकेशन की हमने यूनिवर्सिटीज को इन्होंने बनाई है तो बता दें। उसके बाद मैंने इन्हें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए, मेरे साथ सिंध पे गाड़ी पे चले, मैं चैलेंज करता हूँ पंजाब से बेहतर सड़कें ना हो तो मैं जुर्माना जो करेंगे मैं मानूंगा। देखिए, प्रोपेगेंडा करना ना कभी गए ना आए, झूठ के ऊपर इनका काम है। इनका एक झूठ है कि इमरान खान एक ईमानदार शख्स है, बड़ा ईमानदार शख्स है, कि खरबों रुपए गंदम में खा लिए गए, खरबों रुपए चीनी में खा लिए गए, खरबों रुपए ऑयल में खा लिए गए, और अब 40 अरब रुपया इन्होंने कोविड फंड से खा लिया। ये फिर ईमानदार के ईमानदार हैं, क्योंकि मानना ही नहीं है ना। ये तो किसी इंसान के अंदर कोई जमीर हो, ज़र्फ हो और वो खुदा के सामने अपने आप को जवाब दे समझता हो तो वो डरेगा। इन लोगों के जहन में डाल दिया गया है कि ये दुनिया बनी है इमरान खान के लिए। साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं उस्मान सईद साहब से पूछना चाहूंगी कि नवाज शरीफ की वापसी पर इस कदर हुकूमत जो है वो बयानबाजी क्यों कर रही है, फौरन से क्यों इतनी हमें जो है वो चीजें इधर उधर होती हुई दिखाई दे रही हैं? अच्छा उस्मा, मैं नवाज शरीफ साहब की बात के ऊपर रिप्लाई करने से पहले सिर्फ एक लाइन सिर्फ कहूंगा, आमिर की खिदमत में अर्ज करूंगा। मैं तो ना इनको झूठा कहूंगा, ना बदजुबान कहूंगा, ना बदकलाम कहूंगा। सिर्फ एक बात, सिर्फ एक कहूंगा।
میں کہوں گا کہ آپ کے ضمیر زندہ ہیں, صرف ہمیں وہ چوہے دکھا دیں جو اربوں روپے گندم کھا گئے اور سندھ کے اندر بھی کوئی ایک چیز ہلی نہیں ہے. وہ چوہے ہمیں بتا دیں کہ کہاں سے آتے ہیں اور چوہے کہاں کو گھس جاتے ہیں, صرف یہ بتا دیں, اس کے بعد میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا. اب آپ نے کہا نواز شریف کی بات, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پاکستان کی سیاسی اخلاقیات کو تباہ کرنے کا سہرا مسلم لیگ نون کے سر جاتا ہے. وہ پاکستان کے اندر گالم گلوچ کی سیاست ہو, وہ بے نظیر بھٹو کی اریاں تصاویر جعلی عامر صاحب وقت کم ہے, عثمان سعید صاحب کا پوائنٹ آنے دیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بے نظیر شہید صاحبہ کی اریاں تصاویر جعلی بنا کے ہیلی کاپٹر سے پھینکنے کا معاملہ ہو, یا کھاتا ہے اور لگاتا ہے والا نیریٹو لوگوں کو بتانا ہو, مسلم لیگ نون پاکستان کی سیاسی اخلاقیات کی تباہی کی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. آج ہم صرف دو باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ نواز شریف علاج کے لیے گئے ہیں, مسلم لیگ نون نے کہا اگر گئے ہیں تو ہمیں ڈیٹیل دیں اس قوم کو کہ یہ شخص کہاں کہاں علاج کرواتا رہا ہے اور اب تک اس کا کیا فرق پڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ 40 صندوق لے کے ایک لکھ کے مشرف کے ساتھ ایک کمپرومائز کر کے ڈیل کر کے بھاگ گئے, جو بعد میں سامنے آ گئی. یہ اس کو نہیں مانتے. پاکستان میں صرف اور صرف حکومت کے لیے ٹھہرتے ہیں, کاروبار باہر, بچے باہر, سارے لنکس باہر. پاکستان میں صرف بیچاری عوام پہ حکومت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں, اس کے بعد 40 صندوق لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ دوسری دفعہ ہے جو بھاگے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر مسلم لیگ نون یہ ثابت کر دے کہ نواز شریف صاحب گئے تھے. اور اس میں ایک اور چیز آپ کی آج پروگرام میں کہتا ہوں, جس طرح پاکستان سے بہت سے بچے عثمان سعید صاحب وقت کم ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات, آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز جو پی ٹی آئی ہے اس کی تیاریاں مکمل ہوں گی اس دفعہ؟ یہ ایک چیلنجنگ سچویشن ان کے لیے ہوگی, خاص طور پہ جو انہوں نے اپنے تنظیمی ڈھانچہ بالکل ختم کر دیا اور نئے بنا رہے ہیں. ایسے موقع کے جب الیکشنز ہونے والے ہوں, آپ اس وقت ایسی چیزیں نہیں کرتے ہیں, بلکہ اس کو امپروو کرنا چاہیے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ جنرلی تنظیم آپ کی علیحدہ ہوتی ہے اور حکومت کے جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں. اگر آپ حکومت کے منسٹرز کو, اپائنٹمنٹ ہولڈرز کو آپ اگر تنظیمی ڈھانچے میں لے آئیں گے, پریزیڈنٹ پارٹی کے بنا دیں گے, تو پھر وہ دے کانٹ ڈیووٹ ٹائم, اور وہ اپنے عوام کو اویلیبل نہیں ہوتے ہیں ڈفرینٹ پرابلم کے لیے. جو ان کی چھوٹی چھوٹی پرابلم ہوتی ہیں, پولیس کے, جوڈیشری کے 100 پرابلم ہوتے ہیں, آپ ان کو لک آفٹر نہیں کر سکتے, جس سے پارٹی کو فرق پڑتا ہے. تو اس لیے اوور آل تھنک اٹس اے گڈ اوپننگ, آئی اوپننگ فار جو ان کو کے پی کے میں ہوگا سیٹ بیک. لیٹ سی کہ یہ اس کو امپروو کرتے ہیں, بہتر کرتے ہیں, بٹ سچویشن لکس ویری ڈیفیکلٹ فار پی ٹی آئی ان لوکل باڈی. صحیح, بہت شکریہ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بیرسٹر عامر حسن صاحب اور عثمان سعید بصرہ صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.